उन्होंने बोला आकाश तुम जॉब पे शिफ्ट तो कर रहे हो प्राइवेट जॉब पे, लेकिन एज एक लास्ट अटेम्प्ट देके चलो, क्योंकि इस बार स्टेनो में 5 गुना वैकेंसीज आने वाली। फ्रेशर कोई स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है स्टेनो सीखना, तो डेली उसको कितने घंटे देने चाहिए और कितने महीने उसको लगेंगे स्टेनो की बुक कंप्लीट करने में, और बुक कंप्लीट करने से फाइनल जो आपका 80 वर्ड पर मिनट स्पीड आने में कितना टाइम लगेगा एक नए। जब आप स्किल टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से स्पीड का मैनेजमेंट आपने किया, और सबसे पहली चीज़ कि आपने जो डिक्टेशन करी वो क्या मैम ने बोलती थी या आप कोई स्पेसिफिक बुक से करते थे या मैम उस बुक से बोलती थी। से आपके 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीनों में क्या स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रखना चाहिए। दिमाग में भी चल रहा था ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरा ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि यार पिछले बार अगर स्टेनो आ रही होती तो मैं कहीं ना कहीं कर लिया था, या स्टेनो आती भी होती तो भी मैं यार मैं इतने मार्क्स से रह गया। तो वो जो चीज़ बार बार दिमाग में जब आप पढ़ रहे होते हो, जब दिमाग में कहीं ना कहीं हर 3 से 4 दिन में आती है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। क्योंकि कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हो, एकदम से परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि यार मैं बाहर ना निकलूं या किसी से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसे कई सारे ख्याल जो होते हैं कहीं ना कहीं मन में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जब वो फेल होता है उसको किस तरीके से अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए। मॉक टेस्ट कोई स्टूडेंट अगर लगा रहा है और उसमें उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या वाकई में उसको इम्प्रूवमेंट या उसको परेशान लोग होते हैं। तो क्या आप जैसे मान लो अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप भी परेशान होगे। तो किस तरीके से स्टूडेंट परेशान ना होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ के कहीं ना कहीं मार्क्स आने वाले मॉक टेस्ट में कैसे इंक्रीज करें। ये कि जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका कौन सा रहता है जिसको प्रिपेयर करने से मार्क्स कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अभी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के बारे में अक्सर कुछ स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कई बार साइन कुछ भी बीटा गामा करके बना हुआ है, उसमें साइन आपको पुट करने हैं और वो पूरा बताना है कि ये पूरा जो आपका पूरा इक्वेशन है वो सही है या नहीं है, साइन पुटअप करने हैं। कई बार साइन और जो नंबर है दोनों इंटरचेंज करने को आता है। क्योंकि इंग्लिश में क्या न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट है। स्टार्टिंग में जब डिक्टेशन आपकी डिक्टेट होती है, वॉइस को लेके इशू आता है, या मान लो आपका डिक्टेशन थोड़ा टफ होती है जैसा अभी इस बार 15 तारीख को हुआ, तो वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए एक न्यू एस्पिरेंट या फ्रेश एस्पिरेंट को जो फर्स्ट टाइम दे रहा है। टेस्ट में आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका कौन सा है जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं? सर जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो है एमईएस डिपार्टमेंट में। ओके, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। यस सर। तो अभी इसके पहले आपने एसएससी स्टेनो के एग्जाम्स दिए थे या फर्स्ट टाइम आपका है? ये मेरा सेकंड टाइम है। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन करता था एसएससी जेई के लिए। ओके। हाँ, तो मैं प्रिपरेशन करता था 2019 से। तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे एसएससी जेई की, जिसमें से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्लियर नहीं हुआ था। ओके। लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में रह गया था। ओके। फिर मेरे कजन है मतलब ताऊ के लड़के, हाँ। तो उन्होंने मेरे को स्टेनो के बारे में बताया था। तो 2020 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, बट मेरे शॉर्ट एंड क्लियर नहीं हुई थी। और सेकंड अटेम्प्ट मेरा ये था जिसमें मेरा दोनों क्लियर हो गया और मुझे एमईएस में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। तो सबसे पहले तो आपके मार्क्स कितने थे? अभी जो मेरे मार्क्स बने थे 134.69। ओके। तो आपने एमईएस में आप सेलेक्ट हुए हो, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एमईएस ही क्यों आपने चुना, या एमईएस क्यों बाकी डिपार्टमेंट से पहले भरा? एक्चुअली सर जब मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो एमईएस एज अ टॉप लेवल डिपार्टमेंट होता है जेई के लिए। हाँ। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मेरा वो ड्रीम तो जो वहां तो पूरा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा स्टेनो में एक ऑप्शन मिल रहा है मेरे को एमईएस में जाने का, तो मैंने एमईएस को अपनी प्रेफरेंस में डाला और मेरे को मिल गया। ओके। तो क्या आपने ये भी सोचा था कि एमईएस में, या आपने जानने की कोशिश करी थी कि प्रमोशन या आपका पोस्टिंग्स या ट्रांसफर्स
कैसे रहते हैं, क्या भरने के पहले आपने जाने थे? एक्चुअली इन सब की मेरे को नॉलेज नहीं थी कि इसमें ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, और जैसे कि इसमें अभी मेरे को पता चला है कि 3 साल आपको एक ही स्टेशन पे एक कमांड में काम करना पड़ता है, फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है, फिर हार्ड पोस्टिंग होती है। इन सब की मेरे को नॉलेज नहीं थी। बट मुझे एज अ मतलब मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं एज अ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ। ओके। यस सर। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी एमईएस में आपको पता चला कि 3 साल के बाद हार्ड पोस्टिंग है, तो ये आपने Yes, sir. किस तरीके से आपको पता चला? एक्चुअली जितने ही बंदे सिलेक्टेड हुए हैं तो उनका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो उसी में ही एक मतलब कुछ है जो ऑलरेडी एमईएस में वर्किंग है, तो वही हमें गाइड करते हैं कि इसमें हार्ड पोस्टिंग भी है, इसमें 3 साल में पोस्टिंग ट्रांसफर होता है आपका, और जोन टू जैसे आप कमांड वाइज ट्रांसफर ले सकते हो एक ही कमांड में। अदर कमांड में अगर आप जाते हैं तो उनका कहना है आपकी सीनियरिटी जो है चली जाएगी। ओके। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना भी एमईएस हो गया, एएफएचक्यू हो गया, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट हो गया, ठीक है, या कोई भी आपका जो भी डिफेंस सेक्टर की जो सिविल के लिए सिविलियन जॉब निकलती है, जैसे अभी एसएससी के थ्रू, उनमें आपका क्या रहता Yes. है कि आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो आपका 3 साल रहती है, लेकिन आपका मैक्सिमम 4 साल बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है तो। मेन जो अभी करंट में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है, और रही बात हार्ड पोस्टिंग की, तो आपको पूरी अपनी सर्विस में 2 बार आपको हार्ड पोस्टिंग दी जाएगी। 2 बार से ज़्यादा अगर आपको दी जाती है तो आप उसके लिए मना कर सकते हो, लेकिन 2 बार कोई भी गर्ल हो चाहे बॉय हो आपको करनी Yes, करनी sir. है। और उसका Yes, sir. पीरियड वो तो कंपल्सरी। 3-3 साल का 2 बार का रहता है, मतलब 3 साल आपको करनी है, वो आपका मैक्सिमम है। उसके बाद फिर क्या रहता है कि वो अरेंजमेंट वगैरह पूरा रहता है, ठीक है। और रही बात आपका कमांड वाइज, तो हालांकि अगर आप एक कमांड से दूसरे कमांड में ही पोस्टिंग लोगे तो उसमें भी सीनियरिटी लूज नहीं होती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको उस कमांड में पोस्टिंग अपनी मन चाही जिस जगह पे आप चाहते हो वो मिले या ना मिले, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ट्रांसफर्स बेस के लिए आपको, जैसे मान लो आपको अपने होम टाउन आना है, तो उसके लिए आपको कुछ ग्राउंड आपको दिखाना पड़ेगा, इस वजह से आप पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक शॉर्ट में मैंने बता दी, अभी इस वजह से मैंने पूछा, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी पता चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो अभी जेई से आपने शिफ्ट किया सीधा स्टेनो की तरफ, तो स्टार्टिंग में अपने लैंग्वेज सिलेक्शन किस तरीके से किया, किस तरीके से चैलेंजेस आपके सामने, कैसे क्या आपने सीखना चालू किया, और क्या आपके मन में आया कि मैं स्टेनो सीख रहा हूँ तो नेक्स्ट, क्योंकि 2020 में जब आपने पेपर दिया तो आपको क्या लग रहा था कि यार 2022 का जो वैकेंसी है वो आपका ज़्यादा आएगा कम आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं पता था। सर एक्चुअली ऐसा है, मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2019 में करी थी एज अ जेई के लिए। हाँ। तो मैंने सबसे पहले जो आई थिंक आरआरबी जेई दिया था मैंने, जब 14,000 वैकेंसीज आई थी 2018 के लास्ट में। तो मेरा उसमें 3-4 मार्क्स से प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एसएससी जेई भी दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं हुआ था प्री का, सेकंड अटेम्प्ट दिया, मेरे को भरोसा नहीं था, लेकिन उसमें प्री क्लियर हो गया था। फिर उसी टाइम पे जब मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी, लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो मेरे भाई ने मुझे गाइड करा था कि तुम अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार इंग्लिश और एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्योंकि वो स्टेनो में आपके 100 मार्क्स से इंग्लिश आती है, और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश और एक्स्ट्रा पढ़ लो, एसएससी का ही एग्जाम है। तो इस बेसिस पे मैंने स्टेनो का एग्जाम दिया था 2021। तो उसमें मेरे मार्क्स बने थे 145। ओके। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने स्किल स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था उसी टाइम में मैंने स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा स्किल इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं स्पीड में लिख पाऊं, तो मेरा स्किल क्लियर नहीं हुआ था। फिर घर वालों का प्रेशर था कि 3-4 साल, मतलब 3 साल 2019 से अब 2022 प्रेशर ज्यादा था कि प्रिपरेशन करो या फिर जॉब करो, लास्ट अटेम्प्ट है ये है। फिर मेरी मैम है जो मुझे स्टेनो सिखाती है, नीरज उनियाल नाम है उनका। तो उन्होंने बोला आकाश तुम जॉब पे शिफ्ट तो कर रहे हो प्राइवेट जॉब पे, लेकिन एज एक लास्ट अटेम्प्ट देके चलो, क्योंकि इस बार स्टेनो में 5 गुना वैकेंसीज आने वाली है। तो उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने 2022 वाला मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, और बाय गॉड सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए मैं मैम को बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि अगर वो मुझे नहीं बोलती लास्ट डिसीजन में लास्ट अटेम्प्ट दो, प्राइवेट जॉब में स्विच मत करो। मैंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद स्किल टेस्ट दिया, स्किल टेस्ट देने के बाद मैंने एज अ जॉब भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि होगा नहीं होगा। तो अभी करंटली मैं वर्किंग भी हूँ। ओके। तो एक चीज़ मुझे और बताइए कि जैसा हर स्टूडेंट के साथ होता है स्टेनो सीखने के टाइम,
कि जब आप स्किल टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से स्पीड का मैनेजमेंट आपने किया? और सबसे पहली चीज़ कि आपने जो डिक्टेशन करी वो क्या मैम ने बोलती थी या आप कोई स्पेसिफिक बुक से करते थे या मैम उस बुक से बोलती थी? सर एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट करा था, पिटमैन की जो न्यू वाली बुक आती है रेड कलर की, तो उससे मैंने स्टार्ट करा था। अप्रोक्स 3.5 मंथ में मेरी बुक कंप्लीट होगी। उसके बाद स्पीड में आया था। स्पीड में आने के बाद मुझे 6 मंथ लगे 80 to 90 की स्पीड पे एक्यूरेसी लाने में। तो इसमें मैम का रोल था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में काफी डाउट आता। तो कुछ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो स्टेनो मुझसे आगे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोशिश करो कि जो नए वर्ड्स हैं उनको फोकस करो, जो तुम्हें वर्ड्स आ गए उनको कम प्रैक्टिस करो, और अनसीन लिखना ज्यादा स्टार्ट करो, और कोशिश करो कि स्पीड के चक्कर में मत भागो, सबसे पहले पकड़ो एक्यूरेसी अपनी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ऑटोमेटिकली स्पीड गेन हो जाए। फिर एक्चुअली मैम का भी काफी रोल है। मैम मुझे मतलब 2 घंटे क्लासेस होती है हमारी, उसके बाद टाइपिंग हमें खुद करनी पड़ती है। तो मैम क्लासेस देती थी, न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, और जैसे कि आपने देखा जनरल मैटर भी इस बार बोला गया था सबसे स्टार्टिंग में, तो फिर जनरल मैटर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह। और जो मैम घर पे बोलती थी उसको तो टाइप करना ही है, साथ में अपना घर पे जैसे सतीश छाबड़ा जी का चैनल है, मैं उनसे प्रैक्टिस करता था जनरल मैटर की। उसे लिखना फिर उसे टाइप करना। मुझे एक चीज़ और बताइए आकाश कि जिस तरीके से आपने अभी प्रिपरेशन का पूरा बताया, तो अगर कोई फ्रेशर कोई स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है स्टेनो सीखना, तो डेली उसको कितने घंटे देने चाहिए और कितने महीने उसको लगेंगे स्टेनो की बुक कंप्लीट करने में, और बुक कंप्लीट करने से फाइनल जो आपका 80 वर्ड पर मिनट स्पीड आने में कितना टाइम लगेगा एक नए स्टूडेंट को? सर अगर उन्हें बुक कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट 4 आवर्स स्टेनो को देने पड़ेंगे, जिससे बुक्स उनकी 3-3.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें। और उसके बाद अगर 4 आवर्स अगर वो दे रहे हैं डेली, तो मैक्स टू मैक्स 8 मंथ में उनकी स्पीड एक्यूरेसी 80-90 पे आ जाएगी। बट टाइम देना पड़ेगा, स्टेनो नीड्स टाइम। तो टाइम एंड पेशेंस। हाँ, टाइम एंड पेशेंस। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि बीच में ही क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो आप क्या बताना चाहोगे कि अभी जिस हिसाब से आपके 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीनों में क्या स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रखना चाहिए? एक स्टेनो साथ साथ करें कि अलग अलग? एज अ फ्रेशर के लिए तो मैं बोलूंगा अपना 100% दें, क्योंकि 2 महीने में एज अ फ्रेशर के लिए एक टफ कंपटीशन हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी मतलब कर चुका है, तो उसके लिए तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जितना भी आपने करा है पहले से रिवाइज करें, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। मॉक टेस्ट पर जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस कीजिए, और हर सब्जेक्ट को जितने आपका जैसे भी जीएस सेक्शन हो गया और रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, इन सबको मतलब अबव द एवरेज तो लेके ही चलना है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी सेक्शन आपका वीक हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आकाश, मुझे एक चीज़ और बताइए, लगभग ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ रहती है कि अक्सर जब आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, ठीक है, मान लो क्या हुआ कि अभी आपको स्टेनो नहीं आती थी 2020 में, आप स्टेनो का वो अलग है, लेकिन अगर किसी को स्टेनो आती होती, ठीक है, या आपको नहीं भी आती थी, तो वो जो एक रिग्रेट जब आप नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे 2022 की आप कर रहे थे, और एक दिमाग में भी चल रहा था ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि यार पिछले बार अगर स्टेनो आ रही होती तो मैं कहीं ना कहीं कर लिया था, या स्टेनो आती भी होती तो भी मैं यार मैं इतने मार्क्स से रह गया। तो वो जो चीज़ बार बार दिमाग में जब आप पढ़ रहे होते हो, जब दिमाग में कहीं ना कहीं हर 3 से 4 दिन में आती है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हो? क्योंकि जब आसपास के लोग भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं। सर ये आपका एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, आप उससे, और आपका मेंटोर जो आपके साथ में है, जो आपको मेंटोर कर रहा है, अगर वो आपको मोटिवेटेड कर रहा है, तो सबको पता रहता है जैसे कि आप 2-3 मार्क्स से रह गए तो आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप नेक्स्ट टाइम उसे क्लियर कर सकते हो। बट क्या होता है, घर वालों का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर और थोड़ा एज फैक्टर भी होता है, तो ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए मतलब डिप्रेस कर देता है उसे। लेकिन बट उसे हार नहीं माननी चाहिए, अगर वो इस लेवल तक पहुंचा है तो नेक्स्ट लेवल में वो पक्का क्लियर कर सकता है। आकाश, बस उसे सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मुझे आपने जिस तरीके से बताया, एक चीज़ मैं और इसी पे पूछना चाहूँगा
कि अक्सर क्या होता है कि जब आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हो, एकदम से परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि यार मैं बाहर ना निकलूं या किसी से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसे कई सारे ख्याल जो होते हैं कहीं ना कहीं मन में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जब वो फेल होता है उसको किस तरीके से अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए, साथ ही ये जो बाहर निकलने का जो डर है कि मैं किससे नज़रें मिला पाऊँ या ना मिला पाऊँ, उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम हावी होती है, एकदम आपके दिमाग को खा रही होती है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब भी आप प्रिपरेशन करें नेक्स्ट के लिए तो बाहर सोसाइटी को तो बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्योंकि इफ आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता सोसाइटी आपको ही ब्लेम करती है कि आपने मेहनत नहीं करी। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिडन रखो उसे। जैसे ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा, नहीं भी आएगा तब भी कोई, लेकिन जो प्रेशर होता है वो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। उसका तो सबका यही रीजन है कि खुद ही आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद ही आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके मम्मी पापा हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको और अच्छा फील होगा, तो आप और अच्छे से मेहनत करोगे। और आप ये सोच के पढ़िए कि एज आप 100% लगा रहे हैं, जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट लेके पढ़ रहे हैं आप। आकाश, एक चीज़ मेरे को और बताइए कि इतना तो आपने पूरा क्लियर बताया, लेकिन अक्सर क्या क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं जो स्टूडेंट रिटर्न में मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते। जैसे मैं अभी एक आपको ही बताना चाहूँगा कि आपने 2020 में 141 मार्क्स स्कोर किए, राइट? 2022 में आपके कितने रहे? 134। आपके देखा जाए तो 7 मार्क्स कम हुए। तो अक्सर क्या गलती आपने करी और क्या लोग अक्सर करते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ बताइए। तो सबसे पहली बात, जब हम सिलेक्शन नहीं होता है तो हम सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम सोचने लग जाते हैं होगा नहीं होगा, नेक्स्ट क्या करूं क्या ना करूं। इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, वो आपको नहीं करना है। आपको अगर करना भी है टाइम वेस्ट, 1 से 2 दिन सोचिए, उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर करिए और फिर लग जाइए प्रिपरेशन, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि मैंने जो गलती करी थी नेक्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैंने 2.5 मंथ प्रिपरेशन तो कर ली, मैंने सब कुछ रिविजन कर लिया, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं किया। तो मेरे को ये लैग फील हुआ कि वहां पे मेरी स्पीड कम हुई थी क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो मैं तो यही बोलूंगा आगे वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट भी दीजिए और अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखिए, और जो आपकी गलती है उसको एनालिसिस कीजिए, और अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1-2 दिन सोचिए, मेंटली प्रिपेयर करिए और लग जाइए नेक्स्ट तैयारी में। अगर आप मेहनत कर रहे हो 100% तो आपका होगा सिलेक्शन। आकाश, आपने अभी मॉक टेस्ट की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि अगर मॉक टेस्ट कोई स्टूडेंट अगर लगा रहा है और उसमें उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या वाकई में उसको इम्प्रूवमेंट या उसको परेशान लोग होते हैं? तो क्या आप, जैसे मान लो अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप भी परेशान होगे। तो किस तरीके से स्टूडेंट परेशान ना होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ के कहीं ना कहीं मार्क्स आने वाले मॉक टेस्ट में कैसे इंक्रीज करें? अगर हम करें, आपको YouTube की हेल्प से काफी चैनल से जो गाइड कर सकते हैं आपको, तो उस चीज से आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट सडनली होगी नहीं, धीरे धीरे होगी बाय प्रैक्टिस। और आकाश, जैसे आपने बताया कि भाई इस तरीके से आपको स्किल टेस्ट का करना है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपना जीएस रीजनिंग में करना है, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका कौन सा रहता है जिसको प्रिपेयर करने से मार्क्स कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज हो सकते हैं? मार्क्स जैसे कि अगर आप देखें तो स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है। हाँ। तो आपको स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके साथ पॉलिटी एंड बायो, एनिमल जूलॉजी, इस पे इससे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। और अभी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी पुटअप किए जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स पे मैं बोलूंगा नहीं, वैसे करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स कवर करके जाना पड़ेगा। और जीएस तो सर वास्ट है, उसे जितना पढ़ लो उतना ही कम है। आकाश, आपने जीएस के बारे में बताया, अभी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के बारे में अक्सर कुछ स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कई बार साइन कुछ भी बीटा गामा करके बना हुआ है, उसमें साइन आपको पुट करने हैं और वो पूरा बताना है कि ये पूरा जो आपका पूरा इक्वेशन है वो सही है या नहीं है, साइन पुटअप करने हैं। कई बार साइन और जो नंबर है दोनों इंटरचेंज करने को आता है।
कई बार को दिया हुआ है 11, फिर आपको 221, फिर 324, फिर ऐसे करके डैश वो लगा हुआ है। तो वो किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें? सबसे मेन होता है कि आपकी प्रैक्टिस और ट्रिक्स। इन क्वेश्चंस की भी कुछ ट्रिक्स होती है। आप जैसे कि 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन वाइज सिलेक्ट कर सकते हो और बाकी प्रैक्टिस करते करते आपको नॉलेज हो जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए तो जैसे कि आप लास्ट 3 इयर्स के एसएससी के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर थे सारे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा। हाँ, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। एंड जिस इंग्लिश में आप क्या बताना चाहोगे कि इंग्लिश में क्या न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट है? यस सर, जैसे कि आप द हिंदू एडिटोरियल के 2 एडिटोरियल आते हैं आपके डेली बेसिस पे, आप उनको रीड करिए, उनमें से वोकैब निकालिए, वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, जिससे कि आपके क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में फायदा मिलेगा, और साथ में कुछ आपके ग्रामेटिकल रूल भी उसके अंदर रिवाइज हो जाते हैं। तो इससे सर काफी बेनिफिट मिलता है एडिटोरियल पढ़ने से डेली बेसिस पे। आकाश, आपने अभी तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया जो मैंने पूछा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आप प्रेशर जब आप फेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में जब डिक्टेशन आपकी डिक्टेट होती है, वॉइस को लेके इशू आता है, या मान लो आपका डिक्टेशन थोड़ा टफ होती है जैसा अभी इस बार 15 तारीख को हुआ, तो वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए एक न्यू एस्पिरेंट या फ्रेश एस्पिरेंट को जो फर्स्ट टाइम दे रहा है? सर जैसे कि देखिए एसएससी में एज अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको डी ग्रेड पे 7% मिस्टेक्स आपको मार्क मिलती है, मतलब 56 वर्ड्स। तो आप देखिए कि अगर पूरी डिक्टेशन में आप मानो डिफिकल्ट वर्ड्स कितने होंगे, मैक्सिमम 20 मान लीजिए। अगर आप हियर करने में फंबल भी हो गए, जैसे कि कोई वर्ड मिस हियर हो गया, तो आप नर्वस मत कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास 56 मिस्टेक्स है। जो आपको इजी वर्ड लगते हैं पहले उनको करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज रहेगा। और आपको अगर एक वर्ड छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशराइज नहीं होना है, अपने फोकस को बनाए रखना और अपने स्किल टेस्ट को फोकस करना है। एंड आकाश, जैसे आपने अभी बताया स्किल टेस्ट के बारे में, तो मान लो अगर कोई वर्ड आपका छूट जाए, एक वर्ड छूटा, 2 छूटे, तो उन वर्ड को किस तरीके से मैनेज करना है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट एक वर्ड छूटता है तो उसको लिखने लगते हैं या दूसरा कुछ, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट का टेम्परामेंट होता है वो एकदम, माइंड जो होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। मतलब जैसे एक वर्ड छूटा, स्टूडेंट के माइंड में आ गया कि यार अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो उस टाइम पे अपनी पोजीशन, जैसा आपने बताया कि 56 होते हैं, अगर आपके 10 भी छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम पे अपना जो माइंड सेटअप है वो किस तरीके से मजबूत करें? सर ये इसके लिए आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सके तो आप लाउड स्पीकर पर प्रैक्टिस करो। आप जितने लाउड स्पीकर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत पड़ेगी एग्जाम का प्रेशर, मतलब प्रेशर झेलने की आदत पड़ेगी कि आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है एग्जाम में। और जैसे कि आप लाइव डिक्टेशन ले रहे हो, जैसे तो उसमें क्या है, लाइव डिक्टेशन और जो स्पीकर वाली डिक्टेशन में उसमें काफी फर्क पड़ता है। अगर आप लाउड स्पीकर पे डिक्टेशन लोगे तो आपको जो 80 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड है ना, अगर स्पीड लाउड, अगर साउंड जो उसकी लाउड है तो आपको 80 वर्ड पर मिनट भी आपको 90 प्लस लगेगी। तो आपको वो प्रैक्टिस घर से ही करनी पड़ेगी, और आपको घर पे सारी जो मिस्टेक है ना आपको घर पे ही करनी पड़ेगी कि एग्जाम में आप कोई चांस ही ना दें। ओके आकाश, जैसा आपने बताया पूरा, तो अब जैसे यहाँ पे क्या रहता है कि कई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक, एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे अगर मान लो हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे अभी पिछले 2 बार से क्या देखा गया था कि जब आप टाइप कर रहे हो तो मान लो छोटी सी मिस्टेक हो गई या जो भी हो गया, तो उसको एट दैट टाइम इम्प्रूव करें अगर हमें पता चल गई, या हम पहले पूरा पैसेज टाइप करें फिर बाद में फिर हम एक एक करके पूरा चेक करके इम्प्रूव करें? सर जो मेरी टाइपिंग जो स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करता था, मैं जैसे आपने शॉर्ट हैंड लिख ली तो उसमें से एक लाइन पढ़ ली मैंने, एक लाइन में 4-5 वर्ड पढ़ लिए और उसको टाइप कर दिया, और हल्की सी नजर एक बार मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर डाल ली, ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा, कि उससे क्या होगा आपके साथ ही साथ मिस्टेक जो है ना कवर होती रहेगी। तो आपको टाइप होने के बाद दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है टाइपिंग में ही, तो वो दे नहीं पाते, लेकिन अगर साथ ही साथ वो नजर मार के चले स्क्रीन पे तो उन्हें एरर तुरंत ही पता चलेगी, वो पे वहां पर वो करेक्ट कर सकते हैं। आकाश, तो ये प्रैक्टिस से आएगा सर।
आकाश, एंड टाइपिंग का क्या स्पीड होना चाहिए, क्या लगता है आपको कितना स्पीड हो जिससे हो जाएगा? सर अगर आपको सी ग्रेड चाहिए तो 45 to 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस होनी चाहिए, और कंटिन्यूस आपका जो हाथ है आधे घंटे तक 45 या 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे चलना चाहिए। क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपकी उंगलियां मतलब दर्द कर जाती हैं अगर सी ग्रेड पे आप टाइप करते हो। तो आपको कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए कि आधे घंटे तक आप कंटिन्यूसली टाइप कर सकते हो 45 या 50 वर्ड पर मिनट पे। और डी ग्रेड पे अगर आप करते हो तो 45 एनफ है, 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड एनफ है। और आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड, जैसे कि आप रीड करते हो शॉर्ट हैंड को, अगर वो फास्टली रीड कर पा रहे हो तो इतनी फास्ट आप टाइप कर पाओ। अगर आप शॉर्ट हैंड ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड अगर 45 भी हो तो भी कोई फायदा नहीं। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो आपके टाइपिंग से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। टाइपिंग भले ही आपकी थोड़ा कम हो, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन अगर आपकी अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप उसको इजीली कर ले जाओगे पूरा पैसे। यस सर। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब आपका पैसेज पूरा कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? सर जैसे ही आपका पैसेज पूरा कंप्लीट, अगर आपने टाइम से पहले के लिए तो आप चेकअप कर सकते हो एक बार। अगर टाइम आपका कंज्यूम हो गया तो उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आप सबमिट भी नहीं करो ऑटो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका मदर्स नेम। आप मदर्स नेम एंटर कीजिए, उसके बाद आपको लास्ट में स्ट्रोक्स दिखाते हैं। ये गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, मेरे को स्ट्रोक्स का नहीं पता था कि नीचे स्ट्रोक्स दिखाते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने स्ट्रोक्स नहीं देख पाया था। लेकिन आपको जब भी आप सबमिट करें एक बार देखे सबसे नीचे स्ट्रोक्स दिखाता है वो कि आपने कितने स्ट्रोक्स लिए। तो उससे आपको है। हाँ जी सर बोलिए। हाँ नहीं बोलिए। आपको फिर ये पता रहता है कि आपने कितने स्ट्रोक्स दिए हैं और एवरेज कितने स्ट्रोक्स दिए, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा भी अच्छा गया है। बाकी स्ट्रोक्स पे मैटर नहीं करता सारा। आकाश, कितने स्ट्रोक से 800 वर्ड की डिक्टेशन में आपके थे, या कितने होने चाहिए, आपको क्या लगता है? सर मेरे थे 4750 स्ट्रोक्स थे, और जो एवरेज स्ट्रोक्स गए थे लैब में, जितना मैंने बच्चों से पूछा था बाहर, 4800 तक गए थे। बाकी स्ट्रोक्स पे डिपेंड नहीं होता कि स्ट्रोक्स सर आप अगर डबल स्पेस दे दो तो भी स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं। तो आपका मतलब एवरेज से अगर 50-60 स्ट्रोक्स भी कम है तो इसका मतलब कि आपका मैटर अच्छे से टाइप हुआ है। और जैसे कि आपको फिगर वाली वैल्यूज है, जैसे कि 20th सेंचुरी है, किसी ने 20th की स्पेलिंग लिखी तो उसको स्ट्रोक बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं फिगर लिखूं तो मेरे स्ट्रोक घटेंगे। तो पूरा हम स्ट्रोक पे मैटर नहीं कर सकते। अब ये जो आपने बताया कि नंबर और ये क्या दोनों चीजें सही हैं, आप अल्फाबेट में लिख रहे हो? ओके। एंड क्योंकि एसएससी ने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था कि आप न्यूमेरिक लिख सकते हो। ओके। एंड जो आपने अभी बताया वो डबल स्पेस का बीच में, तो क्या डबल स्पेस मार के चीजें लिखनी चाहिए या सिंगल स्पेस से लिखनी चाहिए? सर सिंगल स्पेस, आपको सिंगल स्पेस ही चाहिए बस। एंड इसके बाद जब आपका ये एक चीज़ मुझे और बताइए कि बीच में क्या आप एग्जिट कर सकते हो? मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं आता या जो भी है, क्या एग्जिट कर सकता है? नो सर। ओके, वो ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से चलेगा। और फाइनली सबका आपका टाइम का जो है जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ऑटो सेव, मदर सेव वगैरह हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, कुछ करते हैं? सर प्रिंट आउट तो नहीं निकलता, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, फिर आपको एग्जिट मिल जाता है, मतलब एज अटेंडेंस के लिए। मतलब अब प्रिंट आउट वगैरह का इस बार 2022 में इन्होंने नहीं किया हुआ है। आप सीधा क्या हो, वापस बायोमेट्रिक ले जाओ, वहां से बाहर निकल जाओ, प्रिंट आउट नहीं सबमिट। प्रिंट आउट का आपका D-SSB में अभी भी चल रहा है। अच्छा, D-SSB में चल रहा है, अभी एसएससी में इन्होंने खत्म कर दिया है। एसएससी में खत्म हो गया। एसएससी में आप एग्जाम दीजिए, टाइम अप हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा, फिर आप मदर्स नेम डालिए, स्ट्रोक चेक कीजिए, बायोमेट्रिक करने के बाद आपको एग्जिट करा देंगे। एंड जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आती है तो उस टाइम पे स्टूडेंट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो तैयार करना चाहिए? सर पोस्ट प्रेफरेंस का तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि आपको, जैसे कि मेरे को होम लोकेशन पहले प्रेफर की थी मैंने। मेरे को जैसे मैं नॉर्थ में हूँ तो मैं चाहूंगा कि नॉर्थ पहले मिले, तो सबसे पहले मैंने दिल्ली के डिपार्टमेंट चूज करे थे, जितने भी दिल्ली में मिले, दिल्ली वाली पोस्टिंग। और फिर उससे नॉर्थ के आसपास, और किसी की प्रेफरेंस होती है प्रमोशन, तो प्रमोशन के हिसाब से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं प्रेफरेंस फॉर्म। और पीपीएफ जब नहीं आता है, क्योंकि 2022 में मैंने देखा कि पीपीएफ थोड़ा डिले हुआ, तो उस टाइम पे अपना जो पेशेंस है वो किस तरीके से बनाए रखे, मुझे बताइए। सर मेरा पेशेंस तो ऐसा था कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरा एग्जाम हो गया था कि मेरे को भरोसा नहीं था, मैंने तो लास्ट अटेम्प्ट समझ के दिया था, तो मैंने एज अ जॉब ज्वाइन कर ली थी।
तो मेरा वहां पे काम करते करते तो मेरा इतना फोकस पीपीएफ पे नहीं जाता था। बस इतना पता था कि नोटिफिकेशन आएगा, पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब जिन्हें था कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो पीपीएफ के लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन एक माइंड में ये था कि इस बार एसएससी थोड़ा फास्ट कर रही है, पहले अगर ईयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए इस बार एसएससी ने काफी फास्ट किया है। तो सर थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एंड आकाश जी, अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एसएससी स्टेनो के बारे में बताई, डिपार्टमेंट के बारे में बताई, और अभी आपका एमईएस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको मिला हुआ है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो क्या आपके रिएक्शन थे? सर जब मैं एक्चुअली वर्किंग करके आ रहा था ऑफिस से, जब रिजल्ट आने वाला था, लग रहा था कि आज फाइनल वैकेंसी का आया, फिर इसके बाद कल रिजल्ट हो सकता है आ जाए, उस टाइम पे क्या लग रहा था, होगा नहीं होगा, क्या होगा? सर मैं था बॉर्डर पे, क्योंकि मैं 134.69 पे था। मेरा ये था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डर था। फिर मैं एक्चुअली वर्क करके ऑफिस से आ रहा था मेट्रो से। जैसे ही मैं नीचे मेट्रो से उतरता हूँ, वैसे ही भाई का मैसेज आता है कि आपका रिजल्ट आ गया, आप चेक करो। पहले तो मैंने चेक नहीं करा, क्योंकि हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, होगा क्या मेरा। बोले घर पे क्या बताऊंगा। फिर 10 मिनट तक सोचता रहा, रिजल्ट देखूं ना देखूं, देखूं ना देखूं। फिर मैंने ओपन किया। ओपन करते ही मतलब एक रिलीफ मिला कि फाइनली लास्ट अटेम्प्ट मेरा काम आ गया। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके पहले तक ये लग रहा था कि यार अभी ओपन ना करो, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि वो बॉर्डर पे था। मैं ये सोचा था होगा नहीं होगा, होगा तो क्या करूंगा, नहीं होगा तो क्या करूंगा। बस ये था नहीं होगा, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। मैं लास्ट अटेम्प्ट लेके चल रहा था, जो घर वालों की साइड से भी काफी प्रेशर था। फिर जब हो गया तो घर वालों ने फिर, जैसे मेरा भाई है छोटा भाई, वो भी प्रिपरेशन करता है, 2-2.5 साल छोटा बस वो, तो अब घर वाले बोल रहे कि भाई की लग गई, अब तुम भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। नहीं, वो तो रहता ही है कि जब बड़ा लगता है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है चीज। हाँ, तो अब वो भी प्रिपरेशन करने में लगा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा है आकाश जी। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ, वो कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब एक काबिले तारीफ़ है, क्योंकि आपने लास्ट अटैम्प्ट में आके कहीं ना कहीं चीज़ें करी, प्लस डिसीजन मेकिंग जो रहता है ना, वो आपका बहुत अच्छा रहा कि आपने जैसे ही स्किल दिया, आपने ये सोचा कि यार जो भी हो मेरे को जॉब ज्वाइन। कई लोग पता है क्या होता है, रिजल्ट के बाद देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे। आपने पहले से मन बना कर रखा था। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हो या ना हो, आपको पहले से अपनी लाइफ के बारे में सोच के रखना है, यार कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपके भाई के बारे में बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा उससे, कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना अभी इस बार, या जो भी आप अपना एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में रखना कि जब बड़े भाई का सिलेक्शन होता है ना, तो बड़े भाई से ध्यान हट के छोटे भाई पे आता है, और उस पर डबल प्रेशर होता है। ये दिमाग में उसके ये चीज़ बात डाल देना। डबल प्रेशर में क्या होता है कि आप डिप्रेस हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तो बाकी चीज़ों से ज़्यादा आप कितना टाइम अपना पढ़ाई में दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। बस ये दिमाग में रखना कि बाकी कोई कुछ भी कहे, लेकिन रात में अगर आप सो रहे हो और अगर आपका जो दिल है वो, अगर जो आपने बोला ना कि एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाता है, अगर दिल आपका ये कह रहा है कि नहीं, अगर आप हाथ रखे हो कि यार आज मैंने 7 से 8 घंटे लग के ईमानदारी से पढ़ाई किया है, तो फिर आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो ये मानो आप अभी भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि प्रेशर आता ही आता है। घर वालों को लगता है एक और लड़का बचा है, उसका भी हो जाए, उसके बाद फिर क्या हम गंगा नहा लें, हम ये कर लें, वो लगता है, सबके मन में लगता है ये चीज़ है। तो वो चीज़ दिमाग में रखो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके सिलेक्शन पा लो, क्योंकि आपके सामने एक जो एक्सपीरियंस है जो आपका अभी आप कहीं ना कहीं उसको दिखा होगा, वो कहीं ना कहीं एक रहने वाला है। तो आकाश जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, और आपके छोटे भाई को भी कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ने के लिए आप शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, इसी तरीके से आप अपने भाई को गाइडेंस कहीं ना कहीं देते रहें, और वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक जगह पे फिक्स होकर सिलेक्शन जो है वो अपना कहीं ना कहीं पा लें। तो आकाश जी, अभी आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? जैसे आपका अपना भाई है, वैसे ही बाकी सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या आप एक वर्ड कहना चाहोगे या सेंटेंस क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूंगा कि आप सोचने में टाइम वेस्ट ना कीजिए, हो सके तो अपना 100% प्रिपरेशन में लग जाए, और जो आपकी कमियां हैं उसे सुधारिए। इंप्रूवमेंट 100% होगा अगर आप अपने कमियों पे काम करो।
ओके, तो आकाश जी आपने बहुत ही सुंदर लाइन कही कि नहीं, आपको अपनी कमियों पे भी कहीं ना कहीं सुधार करना है और हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। तो आकाश जी आपका यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहीं ना कहीं इस चैनल पे आए और आपने खुद से एक इनिशिएशन लिया कि नहीं यार, बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं चीज़ें बतानी है, जो मेरे साथ रहीं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरी अभी तक की जर्नी रही, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप आगे जीवन में जो भी करें सब कुछ अच्छा रहे। सो थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सो मच।